किसी भी गम के सहारे नहीं गुजरती है, ये जिंदगी गुजारे नहीं गुजरती है। मैं जिंदगी तो कहीं भी गुजार सकता हूँ, मगर बगैर तुम्हारे नहीं गुजरती है। केमिस्ट्री बुक 1 चैप्टर नंबर 1। आज का जो हमारा लेक्चर है उस पे बात होगी मोल के हवाले से। जब कभी आप मोल को गूगल करते हैं तो 3 मतलब इसके आते हैं। एक मोल वो होता है जो महबूब के चेहरे पे तिल है, उसको भी मोल कहा जाता है। और एक मोल आप जब गूगल करते हैं तो एक मखलूक है जो कि ज़मीन में रहती है, जैसे कि चूहे की शक्ल होती है, सेम लाइक दैट, उन्हीं की तरह उन्हें भी मोल कहा जाता है, जानदार हैं वो। और एक मोल वो है जो केमिस्ट्री का है, ये भी उसी तरह जालिम है जैसे महबूब के मुखड़े का तिल होता है। तो आओ फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। मोल क्या भला है, कॉन्सेप्चुअली डिस्कशन के अंडर बात चलेगी। सबसे पहले तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसकी डेफिनेशन समझाते हैं आपको। दो डेफिनेशनें काम आएंगी। पहली डेफिनेशन के मुताबिक द एटॉमिक मैस, नंबर 2 पे मोलेकुलर मैस, नंबर 3 पे फार्मूला मैस और नंबर 4 पे आयनिक मैस ऑफ एनी सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज मोल। ये आपने क्या लिखा है? केमिस्ट्री के अंदर एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंट का जो मैस होता है उसको नाम दिया जाता है एटॉमिक मैस का। एलिमेंट के मैस को एटॉमिक मैस कहते हैं। क्यों? क्योंकि एलिमेंट एटमों से मिलकर बना होता है, इसलिए एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं उनके मैस को एटॉमिक मैस कहते हैं। और जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस हैं, मैं ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में पढ़ा चुका मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का जो मैस होता है उसको नाम दिया जाता है मॉलिक्यूलर मैस का। और इसी तरह आयनिक कंपाउंड की बात करें, आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, उनका जो मैस होता है उसको कहते हैं फार्मूला मैस। आयनिक कंपाउंड के मैस को फार्मूला मैस कहते हैं। और आयनिक स्पीशी में आ जाता है सिंपल आयंस, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव सेपरेट। इन आयनिक स्पीशी के मैस को आयनिक मैस का नाम दिया जाता है। अब बुक वाला ये कहता है कि जब कभी हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मैस को, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मैस को, या आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मैस को, या आयनिक स्पीशी के आयनिक मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे, ग्राम में जाहिर करेंगे, तो उसको एक मोल कहा जाएगा। इसका क्या मतलब है? केमिस्ट्री के अंदर एटम हम ऑलरेडी बता चुके कि बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। मॉलिक्यूल भी बहुत छोटे होते हैं, आयन भी और आयनिक कंपाउंड भी। तो इनका मैस डायरेक्टली तो मैयर नहीं किया जा सकता। फिर उसके लिए हमने रिलेटिव एटॉमिक मैस पढ़ाया और उसका यूनिट था AMU। अब AMU भी एक बहुत स्मॉल यूनिट है, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि AMU को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। यानी वो मैस जो AMU में पहले मैयर किया जा रहा था, अब वो ग्राम में, किलोग्राम में भी मैयर किया जा सकता है, पाउंड में भी मैयर किया जा सकता है। मगर हम जब कभी किसी एटॉमिक मैस को, मॉलिक्यूलर मैस को, फार्मूला मैस को या आयनिक मैस को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको एक मोल कहा जाएगा। इन चारों के हवाले से अलग अलग बात होगी जनाब। अब हम बात बताते हैं कि दूसरी डेफिनेशन केमिस्ट्री में मोल की क्या है। वो ये है द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वो मिकदार। अब इधर सब्सटेंस इन 4 चीजों को लिया जा रहा है, एलिमेंट, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, आयनिक कंपाउंड और आयनिक स्पीशी। सब्सटेंस की जगह पे इनमें से कोई भी हो सकता है। विच कंटेन, जिसके अंदर मौजूद हो 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। अब इसको कैसे समझेंगे? देखें, जब हम 1 दर्जन की बात करते हैं, हमारे दिमाग में 1 दर्जन का वर्ड जब आता है तो 12 की घंटी बजती है और हमें पता चलता है कि 1 दर्जन कोई भी चीज हो तो उसके अंदर पार्टिकल की तादाद कितनी होती है? 12।
1 दर्जन अंडे होंगे तो उसमें भी 12 होंगे, 1 दर्जन मोटरसाइकिलें होंगी, 1 दर्जन मार्कर होंगे तो 12। यानी दर्जन का जो ये लफ्ज़ है ये हमारे दिमाग में फौरन बताता है कि कोई भी चीज़ है, पार्टिकल हैं, तादाद उनकी कितनी है, 12 है। और ये भी हमने खुद बनाया है दर्जन, कोई फरिश्ता नहीं आया था जिसने कहा था कि भाई आज के बाद 1 दर्जन में 12 पार्टिकल, नहीं, हम खुद ही साइंटिस्ट ने इसको या इंसानों ने ही बनाया कि 1 दर्जन के अंदर 12 पार्टिकल होते हैं। इसी तरह अब केमिस्ट्री में इसी तरह जैसे दर्जन है, इसी तरह 1 मोल होता है, क्वांटिटी 1 मोल। और इस 1 मोल में 12 पार्टिकल नहीं होते, बल्कि पार्टिकल की तादाद होती है 6.02 × 10⁻23। ये बहुत सारी है, माइनस में नहीं है, +23 है। तो किसी भी चीज का 1 मोल होगा तो उसमें इतने पार्टिकल होंगे। लेट्स सपोज मैं आपसे कहूं कि मुझे 1 मोल एग चाहिए, अंडे, तो आप जब तक 6.02 × 10⁻23 एग जमा नहीं कर लेते, आप 1 मोल हमारे पास एग नहीं हो सकते। लिहाजा इतने पार्टिकल हमें जमा करने हैं। 1 मोल मार्कर तो इतने ही जमा करने हैं जनाब। तो इस दूसरी डेफिनेशन के मुताबिक हमें यह पता चला कि 1 मोल के अंदर पार्टिकल की तादाद होती है 6.02 × 10⁻23। ओके, और मोल के बारे में एक और बात बताते हैं कि ये जो मोल है इसको एक्सप्रेस किया जाता है या इसका एब्रीवेशन है या डिनोटेड बाय स्मॉल n। स्मॉल n से मोल को जाहिर किया जाता है। और दूसरे नंबर पे बात बताते हैं कि इसका जो एब्रीवेशन है वो है MOL, और E नहीं लिखा करते, सिर्फ MOL लिखते हैं मोल को। और उसके बाद इसका जनरल फार्मूला होता है N = स्मॉल m ओवर कैपिटल M। स्मॉल m का मतलब होता है मैस इन ग्राम, मैस इन ग्राम, और नीचे कैपिटल M का मतलब होता है मोलर मैस, जो कि हमें पीरियोडिक टेबल से मिलता है, मोलर मैस। ओके, उसके बाद एब्रीवेशन नंबर ऑफ मोल को कैलकुलेट करने का फार्मूला। और केमिस्ट्री में इसको यूं भी लिखा जाता है कि इट इज अ SI यूनिट which is used to measure क्वांटिटी। क्वांटिटी को मैयर करने का यूनिट मोल कहलाता है। यानी मोल एक यूनिट है, जाहिर है ये पार्टिकल हैं, इनकी क्वांटिटी होगी, उसको मैयर करने के लिए हम मोल को लिखा करते हैं। तो 3-4 बातें मैंने मोल के बारे में आपको बताई। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने जो कहा कि किसी भी एटम के मास को जब हम एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में, तो किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे। आइए देखते हैं एक्सप्रेशन, हाउ एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, यानी AMU को आप ग्राम में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। कह तो दिया कि उसका मास ऐसे जाहिर किया जाएगा ग्राम में, तो कैसे किया जाएगा। तो उसके लिए है कि मास ऑफ 1 कार्बन एटम, एक कार्बन के एटम का मास होता है 12 AMU। और अगर हम बात करें मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, एक कार्बन के एटम का मास है 12 AMU, एंड मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम वो कितना होगा, इस 12 AMU के साथ मल्टीप्लाई कर दें 6.02 × 10⁻23, क्योंकि एक मोल में पार्टिकल की तादाद कितनी होती है 6.02। इसलिए हमने कहा मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU मल्टीप्लाई 6.02 × 10⁻23। और हम ऑलरेडी ये बात पढ़ा चुके आपको कि EKMU बराबर होता है 1.661 × 10⁻24 ग्राम। ऑलरेडी लेक्चर्स में पढ़ा चुके। तो अब इस AMU की जगह पे
अगर हम ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो क्या होगा, तो हम फिर क्या लिखेंगे, हम वही लिखेंगे कि mass of 1 mole of कार्बन एटम जनाब 12 मल्टीप्लाई बाय, अब ये AMU की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 1.661 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, और ये वाली वैल्यू ऑलरेडी लिखी हुई है, इधर लिखी रहेगी 6.02 इंटू 10⁻23। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब हम 1.661 को 6.02 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 12 मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आता है 9.99। हम इसको राउंड ऑफ करके 10 लिख सकते हैं, और सिंपल 10 लिखें या 10 की पावर 1 लिखें, यूं भी लिखा जा सकता है। फिर मल्टीप्लाई बाय आगे है 10⁻⁻24 ग्राम, फिर मल्टीप्लाई बाय आगे है 10⁻23। अब ये 10⁻1 और 10⁻23 ज़रब में ताकतें जमा होती हैं तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, 10⁻24 1 और 23 प्लस करें 24 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 आगे ग्राम है। अब 10⁻24 और -24 आपस में ये कट जाएंगे और आंसर आएगा 12 ग्राम। और हम इधर क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे mass of 1 mole of कार्बन एटम। इसका मतलब ये हुआ कि हमने उसके एटॉमिक मास AMU को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया, एक AMU को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया। यानी कार्बन एक एटम है कार्बन का तो उसका मास है 12 AMU, और अगर 1 मोल कार्बन के एटम हैं तो उनका मास कितना है 12 ग्राम। इसको यूं भी समझते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि हमें 1 मोल कार्बन के एटम चाहिए या 1 मोल कार्बन का एलिमेंट चाहिए, अब आपके पास कोई ऐसी टेक्निक तो है नहीं कि आप एक एक एटम गिनकर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ले आए और कहें लें जी ये 1 मोल कार्बन के एटम हैं। तो आप क्या करेंगे, आप 12 ग्राम कार्बन लेंगे अपनी लैब में, अगर हम वे बैलेंस को इस्तेमाल करें और उसमें 12 ग्राम कार्बन लें तो वो 1 मोल के बराबर होगा, और उसमें एटमों की तादाद कितनी होगी 6.02 इंटू 10⁻23 जनाब। उसके बाद हमने जब डेफिनेशन में देखा था कि 4 चीज़ों के ऊपर बात हुई है, एलिमेंट के एटॉमिक मास पे, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास पे, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास पे और आयनिक स्पीशी के आयनिक मास पे। तो इन चीज़ों को अब अलहदा-अलहदा हम एक्सप्लेन करेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल और साथ ही एक फार्मूला। और मोल 4 तरीकों से डिफाइन किया जा सकता है। ये तो मैंने जनरल 2 डेफिनेशन लिखी हैं, इसके अलावा ये जो एटॉमिक मासेस मॉलिक्यूलर मास मैंने बात की है उनके मुताबिक भी हम मोल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले नंबर पर एटॉमिक मास जो होता है वो एलिमेंट का होता है। एलिमेंट के अंदर जो एटम होते हैं उनके मास को एटॉमिक मास कहते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब ग्राम में जाहिर किया जाएगा तो उसको मोल कहेंगे। और मोल का एक दूसरा नाम है ग्राम एटम, दूसरा नाम है मोल का ग्राम एटम जनाब। तो फिर हमने कहा एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज इक्वल टू मोल, और मोल का दूसरा नाम क्या है ग्राम एटम। मोल की जगह आप ग्राम एटम भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन is equal to 1.008 ग्राम। अब 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, अब ये ग्राम एटम का जो लफ्ज है पूरा इसको मोल कहते हैं। ग्राम एटम की जगह मैं अगर मोल लिख दूं तो हम इसे यूं पढ़ेंगे 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1.008 ग्राम। अब ये कौन सा मास है, ये वही पीरियोडिक टेबल से जो AMU में था हमने उसको ग्राम में कन्वर्ट करके लिखा हुआ है। इसी तरह हम बात करते हैं दूसरी एग्जांपल 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12
ग्राम, ये बात तो ऊपर भी हो चुकी। अब 1 ग्राम, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता था जब मैंने 9th क्लास पढ़ी थी कि यार ये 1 ग्राम में 12 ग्राम कैसे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है। 1 ग्राम एटम दूसरा नाम होता है मोल का, यानी 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 ग्राम। इसी तरह यूरेनियम का होता है 238 ग्राम। तो हर एक एटम का अपना मैस होता है। तो ये हमने डेफिनेशन लिखी और उसके बाद एग्जाम्पल और एक फार्मूला होता है इसका कि मोल्स ऑफ एन एलिमेंट। देखें, एटॉमिक मैस एलिमेंट के लिए होता है, तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे कि किसी भी एलिमेंट के मोल अगर कैलकुलेट करने हो तो आप लिखेंगे मोल्स ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट in gram. Atomic mass of element in gram divided by molar mass of an element. इसका क्या मतलब है कि एक हमें जो मैस दिया जाता है किसी भी एलिमेंट का ग्राम में, उसे कहते हैं एटॉमिक मैस ऑफ एलिमेंट इन ग्राम। और मोलर मैस ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, ये पीरियोडिक टेबल से हमें मिलता है। 1 मोल किसी भी पार्टिकल का 1 मोल में जितना मैस होता है उसे मोलर मैस कहते हैं। तो जब हम ये फार्मूला लगाएंगे तो एलिमेंट के एटॉमिक मैसेस के हवाले से मोल की डेफिनेशन और उसका फार्मूला आ जाएगा, यानी इस फार्मूले से आप मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन पे। मॉलिक्यूलर मैस किसका होता है? मॉलिक्यूलर मैस होता है मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का, यानी जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होते हैं। जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया कि जनाब अगर हमारे पास एक सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन या ऑक्सीजन गैस है तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाते हैं और उसे मॉलिक्यूलर सब्सटेंस कहते हैं पूरी ऑक्सीजन को। तो मॉलिक्यूलर मैस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मैस को जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसको भी मोल कहा जाएगा और उसका नाम होगा ग्राम मॉलिक्यूल। उधर था ग्राम एटम क्योंकि वो एटॉमिक मैस था, और इधर है मॉलिक्यूलर मैस, इसीलिए ग्राम मॉलिक्यूल लिखेंगे। तो आए फिर इसकी एग्जांपल देखते हैं और हम लिखते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब 1 मोल ऑफ H2O वाटर। वाटर का मैस कितना होता है? हाइड्रोजन का होता है 1.008। हम इसे यूं भी लिखते हैं कि 1 भी लिखा जा सकता है। अब 2 हाइड्रोजन हैं तो एक का मैस 1, दूसरे का मैस 1, तो इधर हम 2 लिखेंगे। और एक ऑक्सीजन का मैस कितना होता है? 16। 16 + 2 = 18। अब ये आपको कैसे पता चला? बच्चे पूछते हैं कि ऑक्सीजन का मैस 16 है। तो ये मेरे पीरियोडिक टेबल के अंदर मैसेस मौजूद हैं। मैं अपने अगले टॉपिक में या इसी में ये लिख दूंगा साइड पे कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट के एटम हैं जिनके एटॉमिक मैस आपने खुद से प्रिपेयर करने हैं इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो फिर अब ये मॉलिक्यूल है H2O, एक मॉलिक्यूल है और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज इक्वल टू 18 ग्राम इसका मैस बनता है। अब आपसे कोई कहे कि 1 मोल पानी चाहिए तो आप 18 ग्राम पानी को मैयर करें और हमारे पास ले आएं, तो उसके अंदर पार्टिकल की तादाद होगी 6.02 × 10⁻23। और वो कौन से पार्टिकल होंगे? वो होंगे H2O वाले। ठीक है, इसकी दूसरी एग्जांपल देखते हैं कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल। ये अब H2SO4 एक मॉलिक्यूल है। अब H2SO4 का मैस कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हो गया। सल्फर का होता है 32, एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 का 64, सबको प्लस करेंगे 98 आंसर आएगा, 98 ग्राम। इसका मतलब अगर सल्फ्यूरिक एसिड का आप 1 मोल चाहते हैं तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को मैयर करें और उसके बाद जनाब आप दे दें, लो भाई ये 1 मोल हो गया। ओके, इसी तरह इसका फिर फार्मूला है कि मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, यानी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के मोल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, किस फार्मूले के तहत इन्हें मालूम किया जाता है। तो मैं फिर लिखने लगा हूं
तो मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के हवाले से आएगा मॉलिक्यूलर मैस। अब आप एटॉमिक मैस नहीं लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मैस लिखेंगे। बात एक ही है, सिर्फ उसका रंग अलग है, उसको मुख्तलिफ व्यूज में एक्सप्लेन किया गया है। मॉलिक्यूलर मैस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस। और ऊपर मैंने ये भी लिखा इन ग्राम, ग्राम में एक्सप्रेस करना। यानी अब हम इस फार्मूले की हेल्प से मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस का फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारी बुक में इधर ग्राम एटम ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी लिखा हुआ है, वो तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि बात एक ही है। उसके बाद बात करते हैं तीसरे नंबर पे, जनाब है फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड का जो मैस होता है उसको फार्मूला मैस कहते हैं। अच्छा, आयनिक कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड की जगह सब्सटेंस भी लिखा जा सकता है, कोई फर्क नहीं है, परेशान नहीं होना। तो फार्मूला मैस ऑफ आयनिक कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। और इसको अब ग्राम फार्मूला कहेंगे। जैसे इधर हमने ग्राम एटम कहा था और फिर इधर ग्राम मॉलिक्यूल कहा, अब इधर ग्राम फार्मूला कहेंगे। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं कि 1 ग्राम फार्मूला ऑफ, इधर मैं लिखूंगा फार्मूला 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव, क्योंकि ये एक दूसरे के फर्क को कैंसिल करते हैं तो हम इसलिए न्यूट्रल लिखते हैं, कोई चार्ज नहीं लिखते। अब सोडियम का मैस होता है 23 और Cl का मैस होता है 35.5। तो जब हम आपस में इन्हें प्लस करेंगे तो 58.5 आंसर आ जाएगा ग्राम। यानी ये NaCl जो नमक है, आम नमक है, घरों में इस्तेमाल भी होता है। अगर हमें कोई कहे कि इस नमक जो घर में यूज़ हो रहा है इसका 1 मोल दे दें, तो आप 58.5 ग्राम जब मैयर करेंगे तो वो 1 मोल के बराबर होगा। और इस 58.5 ग्राम के अंदर तादाद होगी NaCl कंपाउंड्स की तादाद कितनी होगी? वो तादाद होगी जनाब 6.02 × 10⁻23। उसके बाद इसके फार्मूले की बात करते हैं, मोल्स ऑफ आयनिक सब्सटेंस। देखें अब मैंने इधर आयनिक सब्सटेंस लिखा है, मैं इधर आयनिक कंपाउंड भी लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं है। मोल्स ऑफ आयनिक सब्सटेंस, तो इसका फार्मूला आएगा, अब इधर आप लिखेंगे मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस, बल्कि इधर लिखा जाएगा मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस इन ग्राम, और नीचे लिखेंगे फार्मूला मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस। अब ऊपर हम कह रहे थे मोलर मैस, उधर भी मोलर मैस, मगर इधर हम कह रहे हैं फार्मूला मैस। जी बिल्कुल, जो आयनिक कंपाउंड हैं उनके मैस को फार्मूला मैस ही कहा जाता है। और चौथे नंबर पर जब हम देखते हैं मोल के हवाले से, तो आयनिक मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज, इधर भी आप ऊपर फार्मूला मैस लिख सकते हैं। आयनिक मैस ऑफ आयनिक स्पीशी का जो मैस होता है उसे आयनिक मैस कहते हैं, और उसे जब हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो इसे एक मोल कहते हैं। अब आयनिक स्पीशी में क्या आ जाता है वो भी हम देख लेते हैं कि 1 ग्राम आयन ऑफ Na पॉजिटिव, या इसके अलावा हम लिखते हैं 1 ग्राम आयन ऑफ OH नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव 23 ग्राम, ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, हाइड्रोजन का मैस होता है 1, तो ये 17 ग्राम आ जाएगा।
अब OH नेगेटिव एक आयनिक स्पीशी है, Na पॉजिटिव भी एक आयनिक स्पीशी है, तो ग्राम आयन या 1 मोल बात एक ही होती है। तो इस तरह से इन्हें जाहिर किया जाता है। उसके बाद है जनाब इसका लास्ट फार्मूला कि मोल्स ऑफ आयनिक स्पीशी को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऊपर हम लिखेंगे फार्मूला मैस या फिर आयनिक मैस। बेहतर यही है कि आयनिक मैस लिखें, क्योंकि हमने उधर डेफिनेशन में आयनिक मैस लिखा था। आयनिक मैस ऑफ आयनिक स्पीशी, और इधर जनाब नीचे क्या लिखेंगे, इधर आप फार्मूला मैस ही लिखेंगे, फार्मूला मैस ऑफ आयनिक स्पीशी। ऊपर ग्राम में भी लिख दें और नीचे आयनिक स्पीशी। तो ये वो फार्मूला है जिसकी हेल्प से आप आयनिक स्पीशी के मोल्स को अच्छी तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम एक बार देखें तो ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, सब में यही फार्मूला यूज हुआ है, मगर उनकी टर्मिनोलॉजी एक दूसरे से मुख्तलिफ है। मोल इज इक्वल टू, मैं तो इसे कहता हूं गिवन मैस ओवर मोलर मैस। ऊपर दिया गया मैस पुट किया जाता है और नीचे मोलर मैस पुट किया जाता है, जो कि हमें पीरियोडिक टेबल से मिलता है, वही जैसे कि हमने कार्बन का फाइंड आउट किया है। तो मोल के बारे में हमने आपको ये चंद एक बातें सिखाई हैं। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम एवोगैड्रो नंबर पे बात करेंगे और उसमें कुछ ऐसी चंद चीज़ें बताई जाएंगी जिनका ताल्लुक आज के इस लेक्चर से होगा। थैंक यू वेरी मच। एग्जाम्पल नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ी आसान, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग भी दे सकता है, मर्जी उसी की होती है। तो इसमें सवाल ये है कि आपके पास सोडियम का 0.1 ग्राम ऑफ सोडियम है और 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन है। कैलकुलेट द ग्राम एटम्स या मोल्स, दोनों के मोल्स कैलकुलेट करने हैं, दोनों के। देखिए मैस उसने दे दिया, मोल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। वेरी सिंपल फार्मूला हम आपको पहले ही सिखा चुके, मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू मैस ऑफ सोडियम इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ सोडियम। अच्छा, इसे सिंपल कैसे लिखते थे, N इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। तो आओ फिर देखो, पीरियोडिक टेबल से मोलर मैस कैलकुलेट किया जाता है जो कि 23 ग्राम पर मोल है, और हम सोडियम का, और गिवन मैस कितना है 0.1 ग्राम डिवाइडेड बाय 23 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम से कैंसिल, पर मोल ऊपर जाएगा, मोल बन जाएगा। इसको इस पर डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 0.0043। इसको यूं भी आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻³ मतलब राउंड ऑफ करके, तो यूं भी ठीक है वैसे आंसर। उसके बाद है जनाब मोल्स ऑफ हमने कैलकुलेट करने सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का मैस दिया गया 0.1 किलोग्राम में। किलोग्राम में हम तो ग्राम में पुट करेंगे ना, तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए इसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आ जाता है 100 ग्राम। तो इसका मोलर मैस होता है 28.08। ये 08 ना भी लिखें तो आंसर सेम ही आएगा, बस 22 इज़ द मोलर मैस ऑफ सिलिकॉन। जनाब फार्मूला वही है, ऊपर गिवन मैस नीचे मोलर मैस, आंसर आ जाएगा 3.56 मोल्स। तो ये हमने इसके मोल्स कैलकुलेट कर लिए। साथ ही मैंने एग्जांपल नंबर 7 को भी पढ़ाया हुआ है, तो वो भी सिमिलर है, मिलती जुलती है। कैलकुलेट मैस ऑफ 10⁻³ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। उसने मैग्नीशियम सल्फेट के मोल्स दे दिए और कहता है मैस आप कैलकुलेट करें। फार्मूला वही है जो हमने पहले यूज़ किया था। देखें उसको मैंने इस तरह लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला आर मोल्स। ग्राम एटम्स नहीं लिखेंगे, ग्राम फार्मूला लिखेंगे, क्योंकि ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का दूसरा नाम फार्मूला यूनिट भी होता है, तो इसलिए हम फार्मूला लिखेंगे। तो मैस ऑफ आयनिक सब्सटेंस डिवाइडेड बाय फार्मूला मैस, इधर मोलर मैस भी कह सकते हैं फार्मूला मैस को। बात एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल है। N इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, ठीक है। तो कैपिटल M स्मॉल m तो उसने खुद ही, अच्छा ठीक हो गया। कैलकुलेट क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करने नहीं, मैस कैलकुलेट करने हैं, ये कैलकुलेट करना है। ये भी हमें दिया गया है, ये हम खुद कैलकुलेट किया करते हैं। देखें कैसे कि MgSO4 मैग्नीशियम का मोलर मैस होता है 24 और सल्फर का होता है मेरे बेटे 32 और ऑक्सीजन का होता है, एक ऑक्सीजन का 16, तो ये 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन और सल्फर का कैलकुलेट करें तो 96 निकलता है और से प्लस कर दे 24, 120 ग्राम पर मोल इसका आंसर आता है। तो मोल्स कितने हैं, 10⁻³ मोल्स, ये मोल्स हैं। तो फार्मूला है N इज इक्वल टू स्मॉल m ओवर कैपिटल M, स्मॉल n की जगह 10⁻³ और m हमने कैलकुलेट करना है, ये हमारा मोलर मैस है। इसको इधर ले जाएं मल्टीप्लाई, तो मैस कैलकुलेट करना है तो इसको इधर ले जाएं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा।
मोल्स पर मोल से कैंसिल हो जाएगा, 120 को 10⁻⁻3 तो इस तरह लिख सकते हैं, इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 0.12 ग्राम, दिस इज़ द मैस। ओके, अच्छा जितने भी मोल्स वाले क्वेश्चंस आने हैं, ये मैस मोल दिया गया होगा, मैस दिया गया होगा, या आपको मोल देंगे तो मैस कैलकुलेट करेंगे, मैस देंगे तो मोल कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही वॉल्यूम देंगे मोल कैलकुलेट करेंगे। उनके लिए आपको एटॉमिक मैस आने चाहिए जो कि मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में। कम से कम ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये तो आप तैयार करें, हाइड्रोजन ये वगैरह वगैरह सब कुछ। ओके, उसके बाद मैं इधर एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो कि एंट्री टेस्ट के हवाले से वेरी यूज़फुल है, कि ये हमारे पास एक ऐसा जनरल फार्मूला मैंने बनाया है जिसकी हेल्प से जनाब आप हर किस्म का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मोल, वॉल्यूम, नंबर ऑफ़ पार्टिकल और मैथ से रिलेटेड। ठीक है, तो आपके पास मोल्स मौजूद हों और आपको कहा जाए कि आपने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो आप ऊपर वाला फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, इनको समझ आने से पहले ना आप इधर देख लें, स्मॉल एन का मतलब है मोल्स, कैपिटल एन का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल, वो आइन हो सकते हैं, वो मालिक्यूल हो सकते हैं, वो एटम हो सकते हैं, और एन ए का मतलब है एवोगेड्रो नंबर, वी का मतलब है वॉल्यूम, और वी एम का मतलब है मोलर वॉल्यूम। आपको याद होगा जो कि 22.414 हुआ करता था डेसीमीटर क्यूब में। ओके, उसके बाद स्मॉल एम मैस है और कैपिटल एम मोलर मैस है। तो जनाब हम इस फार्मूले को देखते हैं, मोल से कोई वॉल्यूम में जाना चाहता है तो ये वाला फार्मूला लगाएगा, V इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, मतलब एन मोल्स। ठीक है, मोल्स उसके पास होंगे, मोल्स इधर पुट करेंगे, और मोलर वॉल्यूम भी आपको याद होता है 22.414 डेसीमीटर में, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे जनाब आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। अगर आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ हो और कहें कि मोल्स कैलकुलेट करें तो आप सिंपल है उस दिए गए वॉल्यूम को डिवाइड कर दें मोलर वॉल्यूम के साथ, आंसर मोल में निकल आएगा। सिंपल ऐसे ही आप जनाब मोल्स से मैस में जाना चाहते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले उसको सॉल्व किया है, ये देख लें, ये देखें, ये मोल से मैस में जा रहे थे। तो हम क्या करेंगे, मोल से मैस में जाना हो तो मैस इज इक्वल टू, मैस में जा रहे हैं तो मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, मोलर मैस को मोल से मल्टीप्लाई कर दें। अगर मैस से मोल्स में आना चाहते हैं तो देख लें, ये हम तो ऑलरेडी कितनी दफ़ा पढ़ चुके, एन इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। ठीक हो गया। उसके बाद अगर जनाब आपने मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल में जाना है, नंबर ऑफ एटम में, नंबर ऑफ मालिक्यूल में, नंबर ऑफ आइन में, कहीं भी जाना है, तो फिर आप क्या करें, उसके लिए आप ये फार्मूला लगाएंगे कि एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय एन मोल, और एवोगेड्रो नंबर, एवोगेड्रो नंबर आपको याद होगा 6.02 इंटू 10⁻23 ये हुआ करता था। तो ये फार्मूला लगाएंगे। अगर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल से मोल्स में आना है तो फिर जनाब आप क्या लिखेंगे कि एन मोल्स में आ रहे हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एन ए, एन ए इज़ द एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, तो ये बड़ा यूज़फुल फार्मूला है, आप इसको सॉल्व करें, देखिएगा आपको इतनी हेल्प देगा, ये एंट्री टेस्ट में भी हेल्प देगा। तो मैं पहले भी शायद क्लासेस में पढ़ा चुका। अच्छा, अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे बेटे ये आपने खुद करने हैं। इस फार्मूले से भी सारे हो जाएंगे, या जो टेक्निकल वे यूज़ किया गया है आपकी हेल्पिंग बुक्स, कॉलेज है, स्कॉलर है, जो भी है, गवार साहब भी हैं, तो उनमें भी आप इसे उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने भी अपनी बसात के मुताबिक आपको ये पढ़ा दिया। तो जी।